आइए हम शुरू करते हैं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। मतलब कि कोई भी एक गोली दर्पण हो गया, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं शुरू करते हैं। उससे शुरू करने से पहले हम इसके पहले की वीडियो क्या क्या पढ़ चुके हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़े थे कि प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के माध्यम से कोई वस्तु हमको दिखाई देती है। फिर हम पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? जब किसी चिकने तल से प्रकाश का पड़ना और चिकने तल पे पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर इसके दो नियम थे। एक था कि ऐसे था, ये कांच हो गया, इसे पॉलिश कर दिए। एक किरण आ रही है तो आपतित किरण, जा रही है तो टकरा के तो परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु। इस बिंदु का आपतन बिंदु कहते हैं, ये अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, पहला नियम। दूसरा था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दो नियम थे। फिर इसको हम पढ़े थे कि मेन था, अब इसको हमको कुछ नहीं पढ़ना था, हमको था दर्पण। क्या पढ़ना था? दर्पण। हम दर्पण पढ़े थे दो टाइप के। कई टाइप पढ़े थे? दो टाइप पढ़े थे। एक था समतल दर्पण, एक था गोलीय दर्पण। गोली दर्पण, गोली दर्पण एक खोखले कांच का भाग होता है जिसको एक साइड पॉलिश किया गया रहता है। अगर पॉलिश बाहर साइड करेंगे तो अवतल दर्पण, अगर पॉलिश अंदर साइड किए तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब हमको गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझना था। जैसे हो गया यहाँ पे कि वक्रता केंद्र, तो बड़ा लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। वक्रता केंद्र, उसका पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या, उसका समझेंगे हम ध्रुव, उसका समझेंगे ध्रुव। हो गया मुख्य अक्ष, द्वारक भी ले सकते हैं, मुझे मेन उसको बता रहे हैं। फिर यहाँ पे हो गया मुख्य फोकस, फिर फोकस दूरी। इन सब के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। इसकी पहले टॉपिक हम पढ़ लिए हैं मेरे वीडियो में। हम इसके बाद हम पढ़ना था गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो हमको आज कवर कर लेंगे। ये चीजें हमको पढ़ने हैं। ओवरव्यू बता दिया कि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, फोकस और फोकस दूरी क्या होते हैं सब बार समझते हैं। इस सब पेपर में तो एग्जाम्पल मतलब कि ऐसे परिभाषाएं तो पूछ नहीं सकते हैं, पूछ भी सकता है, बट ज्यादा हमको समझना जरूरी है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस क्या होता है। हमको बहुत समझ जरूरी है। क्वेश्चन इससे आएगा तो ये सब रहेंगे। ये नहीं पूछा कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, बट जानना जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। इससे पहले एक टॉपिक थी मैं पढ़ाया था। मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी खत्म हो जाए, एक ही वीडियो में समझाने की बेटा प्रयास करूंगा। जैसे कोई कांच का गोला हो गया, देखो जैसे कांच का गोला हो गया, गोला तो बना नहीं होगा बट बन गया। गोला है, गोला का एक केंद्र है। क्या है गोला का? ये गोले का एक केंद्र है। हम समझना था कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? अगर मैं एक गोला ले लूं सर्कल, ये क्या है? इसका बीच वाला मीटर वाला केंद्र क्या है? इसका केंद्र है। तो जो कांच, सबसे पहले हम समझते हैं वक्रता केंद्र के बारे में कि जिस गोले के मतलब जो दर्पण हो गया, ये मान लो दर्पण कोई है, मतलब एक कोई खोखला कांच है, इसको मैं काट दिया यहाँ से, ऐसा मत करो, ऐसे काट दिया। अब ये कांच था, अगर मैं एक से पॉलिश कर देता हूँ, इधर पॉलिश करता हूँ, इधर काट देता हूँ, मतलब इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अब बताओ, जो दर्पण है किसी गोले का भाग होगा, उस गोले के केंद्र को, जो ये दर्पण है, ऐसे तो अवतल दर्पण है, बट हमको गोली दर्पण समझना था
कि जो ये दर्पण है, जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं, कैपिटल सी से दिखाते हैं वक्रता केंद्र को। यहां तक बात करती हूँ। वक्रता केंद्र समझ में आया? किसे कहते हैं कि जो दर्पण है, कोई भी दर्पण हो, अगर मैं ऐसे बनाता, अगर मैं इसको ऐसे काट देता, अब मैं इसको अंदर से पॉलिश कर रहा हूं। अब बताओ जो दर्पण है, दर्पण नाम होगा उत्तल दर्पण। क्या नाम होगा? उत्तल दर्पण। अंदर से पॉलिश किया हूं, नाम होगा उत्तल दर्पण। अब बताओ ये जो दर्पण है, किसी गोले का भाग होगा, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ये वक्रता के समझ में आ गया। आराम से देख सकते हैं कि जिस दर्पण, जिस गोले का भाग है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तथा अब आ गया वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो गोला कोई होगा, ये कोई गोल सर्कल। अब बताओ यहाँ से ये केंद्र है, केंद्र को ये दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो जो दर्पण है, जिस गोले का भाग है, उसके केंद्र उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से। किसे दिखाते हैं? क्या कैपिटल आर, स्मॉल आर दोनों लिखा होता है। हम उससे कोई डाउट नहीं है, ज्यादातर स्मॉल आर ही दिया रहता है, समझते हैं। अब आ गया कि ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? वक्रता के समझ में आया? वक्रता त्रिज्या समझ में आया होगा कि जिस गोले दर्पण ये है, जिस गोले का भाग है, उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या और उसके केंद्र को वक्रता केंद्र। अब आता है ध्रुव किसे कहते हैं? जो दर्पण है, ये जिसे द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को, मध्य बीच वाले मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको पी से दिखाते हैं, पोल। ये होगा वक्रता केंद्र, ये बिंदु वक्रता केंद्र, ये ध्रुव। ध्रुव को पी से अब आगे मुख्य अक्ष। क्या होता है मुख्य अक्ष? किसे कहते हैं? ध्यान देखो, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र, सेंट्रल करो, वक्रता केंद्र और ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष। इसे फिगर को मतलब नहीं है। वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष। मुख्य किसे कहते हैं? आराम से लिख लेंगे। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मुख्य अक्ष हो गया। अब आता है मुख्य फोकस। क्या आता है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस समझते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, यदि मुख्य अक्ष है, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, कोई किरण, मान लीजिए किरण है, एक किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होके जाती हैं, जिस बिंदु से होके जाती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर ये जो किरण है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसी के समांतर किरण जा रही हैं। जब इस दर्पण पड़ेंगे, टकराएंगी, टकरा के पुनः जिस जाएंगे ऐसे, अब मुख्य अक्ष को यहाँ पर से काट रहे हैं, यही होगा मुख्य फोकस। क्या हो गया? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस समझना है। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव, ये ध्रुव जो होगा, ये द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव, ये मुख्य फोकस की बीच की दूरी, ये दूरी जितना हो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जितना मैं लूं, ये दूरी ये यहाँ से यहाँ तक, यही कहलाती है मुख्य फोकस। यही कहलाती है मुख्य फोकस। यही तक हमको पेपर में काम करेगा। यही तक हमको समझना था। क्या था? वक्रता केंद्र, जिस गोले का भाग होगा उसके केंद्र को वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। ध्रुव किसे कहते हैं? जो द्वारक है, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, जो सीधी रेखा जा रही है, इसमें जो सीधी रेखा जा रही है, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण है, कहीं से भी है, और ऐसे आ रही है,
कहां से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। ये कल्पना ऐसे आ रही हैं, फोकस से होकर ही जाएंगी। चित्र बहुत गाजू माजू बन गया होगा, पर हम समझा दिए थे। यहाँ तक हो गया। अब फिर से नहीं हो गया। अब आगे टॉपिक बढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। अगला हेडिंग है अगला है, समझते हैं हम कि गोलीय दर्पण से बनने वाले गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात करना। गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात करना है। गोलीय दर्पण कितने हैं, दो पढ़ेंगे ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उससे कौन सी प्रतिबिंब की स्थिति हो सकती है ये ज्ञात करना है। मुश्किल से तुमको 3 पढ़ना है। कितने पढ़ना है, 3 पढ़ना है। तीनों हम समझ लेते हैं। 1 मिनट पानी पी लेता हूं। गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति हम दोनों समझते चलेंगे। एक सेट समझेंगे अवतल दर्पण के लिए, एक सेट समझेंगे उत्तल दर्पण के लिए। दोनों साथ ही लेके चलेंगे। कौन बार बार देखो क्या होता है। पहले हम बनाते हैं अवतल दर्पण। ये हो गया एक कांच का गोला। अगर मैं इसको बाहर से पॉलिश कर दूं, बाहर साइड, ये हो गया अवतल दर्पण। अगर मैं एक कांच का गोला ले लिया और बीच में से काट दिया, अब मैं इसके अंदर से पॉलिश कर दूं, यहां पे क्या होगा, उत्तल दर्पण। इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यहां पे कहीं वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र ध्रुव मिलाने रेखा को मुख्य अक्ष, इधर समझते हैं। ये द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव पी से दिखाते हैं। इधर कहीं केंद्र होगा, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया मुख्य, ये लाइन जो है मुख्य अक्ष। इसका भी नाम मुख्य अक्ष होगा। जाते हैं, पहला हम एक स्थिति पढ़ते हैं कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष मतलब ये किरण है, इसी मुख्य अक्ष कहते हैं ना। अगर इसके समांतर आ रही है तो दर्पण पर ही टकराएंगी। टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। क्या होता है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। पहला स्थिति। अब उत्तल दर्पण में देखते हैं, जब भी वस्तु रहेगा दर्पण के बाएं साइड रहेगा, ये नहीं कि दर्पण के पीछे नहीं। हम शीशा लिए रहते तो ऐसा नहीं देखते हैं कि वहां ये कांच हो गया। जब भी हम इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो इसे सामने देखेंगे ना, न कि हम इसके पीछे देखेंगे। जब भी वस्तु रहेगी दर्पण के सामने रहेंगी। दोनों कंडीशन में तुम बाईं ओर लेना। अब मानो यहाँ पे किरण आ रही है मुख्य के समांतर, इसी समान में है, मुख्य समांतर किरणें आ रही है। परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। लगता है कि फोकस से जा रहा है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। पहला स्थिति था कि मुख्य के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं, या अब उत्तल दर्पण आ गया तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। पहला कंडीशन इरेज कर देते हैं, हो गया वो इरेज कर देते हैं।
दूसरा देखते हैं, फिर बनाते हैं फिगर वैसे फिगर बनाते, मध्य बिंदु को ध्रुव, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने रेखा को मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच में फोकस होता है, बताता हूँ अभी। मुख्य फोकस, इसके लिए फिगर बनाते हैं। अंदर साइड पालिश कर रहा हूँ, उत्तल दर्पण अंदर से, मतलब ऐसे सर्कल ऐसे अंदर से पालिश कर रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ अंदर साइड। मध्य बिंदु ध्रुव, वक्रता केंद्र होगा सी की तरफ डायरेक्ट, वक्रता केंद्र और ध्रुव की मिलाने रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, बीच में कहीं फोकस होगा। मुख्य फोकस क्या होता है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, किससे, अब प्रकाश किरण परावर्तन मुख्य अक्ष समांतर जा रही थी, तो परावर्तन फोकस से जा रही थी, फोकस जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ओहो, फोकस से हो जाने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन को मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, ये था फोकस, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें जब इस दर्पण पर पड़ेंगी, अवतल दर्पण पे, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, किधर, फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया ना, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों को के साथ चल रहा है। कहता है कि अवतल दर्पण, सॉरी, कहता है कि मुख्य, सॉरी, फोकस दूरी, फोकस, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समांतर हो जाती हैं। दूसरा कहता है उत्तल दर्पण के लिए कि फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समांतर हो जाती हैं। दूसरी स्थिति हो गई। पहला स्थिति था कि मुख्य अक्ष समांतर आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, या मुख्य समांतर आ रही थी तो फोकस से जाती ही प्रतीत हो रही थी। दूसरा स्थिति ये है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर, जब मुख्य फोकस होकर जाएंगी तो दर्पण पर ही टकराएंगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष की जो लाइन है ये मुख्य अक्ष समांतर हो जाएंगी। या फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समांतर हो जाती हैं। लास्ट कंडीशन इसका पढ़ते हैं बस। लास्ट स्थिति प्रतिबिंब में क्या होता है, लास्ट स्थिति पढ़ते हैं इसका। जब ये हो गया अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, अंदर से पालिश कर रहा हूं, मध्य बिंदु को ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, ध्रुव का वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष दिखाई दे रहा होगा, ये बीच में फोकस होगा। ये वक्त, अरे इधर क्या बनाना है यार, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस। दूसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा, तो मुख्य, क्या भाई, क्या हो गया कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें उसी मार्ग पे वापस लौट जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें उसी मार्ग पे वापस लौट जाती हैं। उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, तो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें उसी मार्ग पे वापस लौट जाती हैं। नहीं लग रहा है कि वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है, वक्रता केंद्र को जा रहा है, जब दर्पण टकराएगा तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। इसके लिए कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर, इस वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, दर्पण पड़ेगी, टकराएगी, टकरा के तो जिससे आई रहेगी उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये था गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति। 3 स्थिति ज्ञात की है, 3 स्थिति ही काम करेंगे हमको आगे। एक टॉपिक मैं इधर छोड़ दिया था, अभी बता देता हूँ, ये हो गया, बता देता हूँ। दर्पण का वक्रता त्रिज्या तथा गोली वक्रता से फोकस दूरी में संबंध। हेडिंग है दर्पण
का वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध ये समझते हैं कि एक होता है कोई भी दर्पण रहेगा, किसी दर्पण तो गोली दर्पण समझ लेते हैं, आप ले सकते हैं। उसके केंद्र को क्या कहते हैं? अगर गोला है तो केंद्र होगा। अगर इसे काट के मैं कांच बना दूं, कांच में दर्पण बना दूं, अब इसको केंद्र नहीं कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र ये, और यहाँ पे होता है मुख्य फोकस। इन दोनों में एक रिलेशन होता है, उसी के बारे में समझते हैं। बहुत ही सिंपल रिलेशन होता है, जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए सेम होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए समान होते हैं। सबसे पहले समझते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होता है? अवतल दर्पण दोनों के लिए क्या होता है? किसी भी दर्पण के लिए क्या होगा? जो फोकस दूरी होगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, ओहो मैं यहाँ पे सी लिखा था क्या? वक्रता त्रिज्या से संबंध पढ़ेंगे ना, संबंध आर से संबंध होगा, आर और एफ में संबंध होगा, वक्रता केंद्र में नहीं होगा। क्या लिखा? वक्रता त्रिज्या लिखा भी था मैं यहाँ पे। देखते हैं किसी भी दर्पण के लिए, अवतल दर्पण रहे या उत्तल दर्पण, दोनों के लिए एक ही फार्मूला होगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हाफ होती है। जो फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी, ये जो मुख्य फोकस का ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और वक्रता केंद्र और ये ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर हम फोकस दूरी निकालना तो अगर हम वक्रता त्रिज्या पूछ दे तो क्या होता है? दोगुना होता है। कितना होता है? फोकस दूरी का दोगुना होता है। अगर मैं एक क्वेश्चन लिख दूं ऐसे, अवतल दर्पण ले दो, यहाँ पे होगा ध्रुव, यहाँ पे होगा वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो मुख्य फोकस दूरी कितनी होगा? तो 20 का आधा 10। यही ना कहा है कि जितना वक्रता त्रिज्या रहेगा उसकी आधा रहेगा, जितना भी वक्रता त्रिज्या रहेगी उसकी आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। यही टॉपिक हम लोग छोड़े थे, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्या था कि जो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या, ये फोकस दूरी किसे कहते हैं? ये मुख्य, ये ध्रुव है, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी ये कितनी होती है? जितना यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा उसका आधा। जैसे समझाया था, यहाँ से यहाँ तक दूरी मैं मापा, वहां पे 20 सेंटीमीटर है, हमको बताना फोकस दूरी कितनी होगी। ऐसे निकाले, उससे अच्छा है बस इसका जितना वक्रता त्रिज्या हो गया उसका आधा कर दे, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ये कितना होगा? 10। आधा का मतलब वही ना, बीच में हाफ। यही हमको बताना था। हमको इंपॉर्टेंट ये है कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F, दोनों निकाल सकते हैं आराम, सिंपल, दोनों एक ही बात है। ये हुआ बेस, मतलब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए सेम होंगे। ये नहीं कि इसके लिए उसके लिए किसी अवतल दर्पण के अलग, उत्तल दर्पण के लिए अलग, नहीं, दोनों के लिए सेम होंगे। अब ये टॉपिक था हम लोग छोटा सा बस, जो फार्मूला निकालने मतलब कि बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में काम करेगा, सिंपल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे हम लोग। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है इसको हम लोग पढ़ना है। 6 कंडीशन हम पढ़ेंगे हम। और एक अवतल दर्पण लेते हैं, एक ये मान लो, मैं बड़ा कुछ समझाता हूँ अभी सर, इसके आगे वीडियो नेक्स्ट, मतलब आगे की जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, समझा देता पहले। एक बड़ा सा ले लिया, अब बाहर साइड पॉलिश कर रहा हूँ। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल।
ये तो पहले का तल हो गया, जो दूसरा तल बचा वो परावर्तक तल होते हैं। इसके जो द्वारा किसको बीच वाले बिंदु कहते हैं ध्रुव। ध्रुव इधर कहीं इसका बड़ा सा केंद्र होगा, मतलब बड़ा सर्कल है, सपोज करते हैं केंद्र यहाँ पे होगा, तो केंद्र और ध्रुव के बीच फोकस होता है ना, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने में देखा तिरछा बन गया क्या, कोई बात नहीं, यहाँ मैं दो ले लेता हूँ, ये होगा सी फोकस, ये ध्रुव पी, तीन, ये देखो ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस। इधर मतलब दर्पण से ज्यादा दूरी पे, जिसको हम अनंत मानते हैं, क्या मानते हैं, अनंत। 6 स्थिति पढ़ना हम लोग को। पहला जब होगा, मैं सुनाता हूं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत तो बहुत ज्यादा दूर, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहला कंडीशन। दूसरा जो होगा, अब वस्तु को पास लाएंगे तो पास में तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी, ये नहीं कि मैं इसके बीच में रखूं, इसकी भी कहीं भी रख दूं, तो क्या होगा, वस्तु कहां रख रहे हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच कहीं भी स्थित हो, वक्रता केंद्र अनंत के बीच कहीं स्थित हो। तीसरा कंडीशन, वस्तु को पास लाए तो क्या है, वक्रता केंद्र पर चेक कर लेते हैं, इसके प्रतिबिंब कहां बनेगा। तीसरा होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चौथा कंडीशन क्या होगा, अब इसको और पास ले सकते, क्या, वक्रता केंद्र और फोकस, मैं चाहे डायरेक्ट ले सकता था, बट मैं दूरी के साथ चलता हूं, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं रखता हूं। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, 4 स्थिति। 5वां स्थिति होगा, मुख्य फोकस पे रखें, मुख्य फोकस, जब वस्तु मुख्य फोकस पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। एक 6वां स्थिति पढ़ेंगे कि जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। जब वस्तु मुख्य अक्ष तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अवतल दर्पण के लिए 6 कंडीशन हमको पढ़ने, 6 स्थितियां पढ़नी है, तो उसका प्रतिबिंब, पहला वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा वो। दूसरा, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे तब कहां बनेगा। ऐसे करके 6 स्थिति पढ़नी है, जो हमको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।